लार्जर जो हिसाब किताब है तुर्की का पिछले कोई 1.5-2 दशक से, जब से एर्दोआन आए हैं, देखें टर्की का अपनी जो उसकी हिस्ट्री है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड हिस्ट्री है एक तरीके से। जैसे कि सेकुलरिज्म जब वहाँ पर आया अतातुर्क के लीडरशिप में, तो एक गजब फंडामेंटलिस्ट सेकुलरिज्म आया, जिसने कि कहा कि टर्की के मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कि अब सब कोई कोट पैंट पहनेगा, ये करेगा वो करेगा, महिलाएं जो है सर पे चादर नहीं रखेंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और हालात इतने बिगड़े कि कुछ साल पहले एर्दोआन के आने से पहले सरकार में 3 महिलाएं जीती जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल थी, और वो अपना जो भी चादर या जो भी नकाब जो भी होता है वो पहन के गई शपथ ग्रहण करने के लिए संसद में। उनको रोक दिया गया कि नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे, आप इस तरीके के कपड़े तो अलाउ नहीं है, आप इस्लामिज्म फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये लोग बाहर चले गए, कहीं कोई अपने अपने प्रोफेशन में लौट गया, राजनीति छोड़ के। उनमें से कुछ लोगों को एर्दोआन जब आए तो उन्होंने बुलाया। तो एर्दोआन जब शासन में आए तब से अगर आप इनकी ट्रैजेक्टरी को देखेंगे तो इन्होंने लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड में, सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड में, ये टर्की को एक रिस्पेक्टेबल और इन्फ्लुएंशियल फिगर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि सऊदी अरब की एक हैसियत है, और या आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखें तो यूरोप के कुछ देशों की जिस तरीके से चलती है। तो वो जो एजेंडा है, उस एजेंडे के चलते उनको कई तरीके की खटपट हुई। उनका अमेरिका से झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि उनके खिलाफ तख्ता पलट हुआ, जिसमें माना गया कि इसमें अमेरिकी भूमिका भी है, जो तख्ता पलट नाकाम हुआ। उसके बाद उन्होंने आपको याद होगा कुछ साल पहले टर्की ने गाज़ा में के लिए अपना वो भेजा, जहाज भेजा सामान लेके, और इजरायली ब्लॉकेड का उल्लंघन करके इन लोगों ने वहाँ पे सामान वगैरह पहुँचाया। तो इस तरीके की वो मैसेजिंग लगातार देते रहे। इतना ही नहीं, हाया सोफिया जो इस्तांबुल में बहुत ऐतिहासिक इमारत है, जो कभी चर्च थी, फिर मस्जिद बनी, फिर सेकुलरिज्म के दौर में म्यूजियम और लाइब्रेरी बन गई, और एर्दोआन के टाइम में वापस वो मस्जिद हो गई। हालांकि उसको इस तरीके से दिखाया गया कि ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ये अदालती फैसला है, ये कचहरी ने कहा भाई अब तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैसेजिंग साफ थी। उसी तरीके से उन्होंने कुर्दों के खिलाफ बहुत तेज लड़ाई तेज की, और जिसमें कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने हथियार डालने की बात हुई है, सीरिया में जो कुर्दिश एरिया है उसको खाली करने या कंप्रोमाइज की बात हो रही है, और उन्होंने आर्मेनिया से जो दिक्कतें ईरान जैसे देशों को है उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो थोड़ी ईरान से भी उन्होंने निकटता बनाने की कोशिश की है, उसमें भी अच्छा खासा उन्होंने डेवलपमेंट किया है। और इनफैक्ट जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ईरान और अजरबैजान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी होना है या हो रहा है। तो और सीरिया में भी उन्होंने तख्ता पलट जो करवाया, जो कि घोषित तौर पे उन्होंने कहा, टर्की ने ये बात कही कि ये हमने करवाया है। सबसे पहले पहुंचने वालों में टर्की के जो जासूसी विंग के जो चीफ हैं वो, फिर उनके बाद उनके विदेश मंत्री फिदान, ये सारे लोग गए। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीरिया के स्वयंभी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई रियाद में, सऊदी क्राउन प्रिंस के मौजूदगी में, तो उस बैठक में मोबाइल फ़ोन पे एर्दोआन भी मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए थे, वीडियो कॉलिंग पे। तो जब सीरिया में जब ये तख्ता पलट हुआ था तो अमीराती और सऊदी थोड़ा नाखुश थे कि एक तो ये सब गाज़ा वगैरह चल रहा है, लेबनान चल रहा है, ईरान में हमले हुए थे,
तो इसी बीच में ये करने की क्या ज़रूरत थी। और आप जानते हैं कि कतर से सऊदी अरब को और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अपने मसाइल हैं, बहुत पुराने झगड़े हैं। इनफैक्ट 2012 में तो उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिया था। और अमेरिका से भी कतर के रिश्ते खट्टे मीठे होते रहे हैं। इसीलिए आपने सुना होगा इस बार कि कतर जाने वाले पहले ऑफिशियली यात्रा अमेरिकी प्रेसिडेंट की पहली यात्रा भी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि, और कतर पे इनका आरोप है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को आप बढ़ावा देते हैं, रेडिकल लोगों को बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए सऊदी अमीराती और बाकी लोग खुश नहीं हैं कि अल जुलानी की जो सक्सेस है, जिसके पीछे टर्की खड़ा है, वो सक्सेस हमारे अपनी राजधानियों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि ये पहले लगातार जो इस तरीके के फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो मुस्लिम वर्ल्ड में काम करते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट हो या अल-कायदा हो, तो वो ये कहते हैं कि मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, या यास हैं, बेईमान हैं, ये अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते। तो और आप जानते हैं कि दोहा में सबकी, वहाँ पे तालिबान की भी फैक्ट्री, वहाँ ऑफिस वहाँ पे है, हमास का भी ऑफिस है वहाँ पे। तो और इसी वजह से हमास का सबसे बड़े सपोर्टरों में से एक होने के बावजूद, फिलिस्तीनी कॉज के सबसे बड़े सपोर्टरों में एक होने के बावजूद, बशर अल असद के जाने पर हमास लीडरशिप ने वेलकम किया कि सीरिया की जनता को तानाशाही से मुक्ति मिली। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कतर कह देगा कि तो आप कहीं और अब दुकान देख लीजिए, अपनी बढ़ाइए यहाँ से अब। तो इस पूरे हिसाब किताब के अंदर टर्की, ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा कि अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ 2021 में और उससे पहले और उसके बाद, उसमें भी तुर्की की काफ़ी भूमिका रही। और आपको याद होगा कि जब तालिबान शासन शुरू हुआ तो टर्किश एयरलाइंस के लोगों ने जाके वहाँ की एयरलाइंस को मेंटेनेंस, रख रखाव, रिपेयरिंग, एयरपोर्ट को चलाने लायक बनाया। और उसके अलावा भी और भी है, माइनिंग में भी हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा कंपनियाँ जो काम कर रही हैं अभी अफगानिस्तान में वो चाइनीज़ हैं, वो कतरी हैं और वो टर्किश हैं। तो बेसिकली एर्दोगान का जो, और आपने जो अपने इंट्रो में बात कही कि ओटोमन एम्पायर, उस्मानिया साम्राज्य का जो एक हैंगओवर है, वो कहीं ना कहीं, और देखिए वो कोई भी देश जब एक सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड से आता है तो एक उसके अंदर में होता है, तो स्वर्णिम इतिहास सताता है सबको सताता है, वो आपको हॉन्ट करता है। पेदरम सुल्तान बोध, मेरे फादर सुल्तान हुआ करते थे, तो और मैं हूँ एक साधारण सहाफ़ी, तो मुझे लगेगा ना कि यार क्या, मतलब किस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, फिर से ग्रेट बनना है, फिर से ग्रेट बन। और आप देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में जो इस तरीके के दक्षिणपंथी रुझान की जो पार्टियां हैं या जो सरकारें, सब में लहर चली है, सब में यह है कि फिर से हमको वो करना है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, या भी यूरोप की आत्मा को बचाना है। यूरोप अपने रास्ते से भटक गया है। तो वही कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो टर्की के लिए है। और एक जो बड़ी चीज़ उनको पुश भी कर रही है, पहले उन्होंने पश्चिम से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टर्की अभी शरारत कर रहा है। उन्होंने साइप्रस पे हमला करके साइप्रस का एक इलाका कब्जा किया हुआ है, और जो ग्रीक ओरिजिन के साइप्रस के लोग हैं वो और जो टर्किश ओरिजिन के साइप्रस के लोग हैं उनके बीच में वो नहीं होने देता है, संपर्क नहीं होने देता है। और पश्चिम भी इस पर चुप रहता है, क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है। फिर जब पश्चिम से बात नहीं बनी तो इन्होंने ब्रिक्स देशों के साथ, चाइनीज़ और रशियंस के साथ इन्होंने दोस्ती बनाई। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता नहीं व्यक्तिगत तौर पे उनके हमारे प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस आदमी को दुनिया के जितने बड़े देशों के और महत्वपूर्ण देशों के जो नेता हैं वो
वो हर आदमी से उसके अच्छे संबंध हैं एर्दोआन के। एर्दोआन के अक्सर आप जब वो बीमार पड़ते हैं तो जिस तरीके से उनको फ़ोन कॉल्स आते हैं, या वो किसी को, अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं कि पुतिन से बात हुई, शी जिनपिंग से बात हुई, और अभी आपने देखा कि अल सरा को वहाँ पर बिठा के वो आदमी मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा है, और अमेरिका से उसने हथियारों की बड़ी खेप भी खरीद ली है। तो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में इस्लामिक वर्ल्ड में वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा खासा उनके लिए मजबूत मोहरा हो सकता है, और कश्मीर का मुद्दा, और इनफैक्ट दूसरे देश भी, कई सारे इस्लामिक देश जो हैं वो अपने अटरेंसेस में कश्मीर को अक्सर गाज़ा के साथ जो है इक्वेट करते हैं। और लेकिन अब वो बातें सामने आ गई कि कौन आज गाज़ा में क्या हो रहा है और कौन बोल रहा है और कौन इजराइल को रोक रहा है, भी दिख गया सबको सामने। तो इस वातावरण में इस पृष्ठभूमि में मैं समझता हूँ कि तुर्की की हरकतों को देखा जाना चाहिए।